सो गाइस, वेलकम टू माय फैक्ट चैनल यूपीएससी टारगेट 2030। तो आप सभी लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए, मैं आज क्लास 9th बायोलॉजी का लेसन 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाला हूं। तो आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए। तो चलिए, हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न दिया है, कोशिका के सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इसका आंसर होगा, कोशिका का सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोशिका का सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम मृत कोशिका का देखा था 1665 में। और ये मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 इसमें। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो कि 1674 ईस्वी में किया था। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर, कोशिका को सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक नहीं, इसका आंसर होगा क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिकाओं में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहने का मतलब है कि प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं से बना होता है। अतः कोशिका की उपस्थिति के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव एंड बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में जंतुओं का हर एक महत्वपूर्ण कार्य एक ही अंग से होता है, और जबकि बहुकोशिकीय जीवों में हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे बहुकोशिकीय जीव में हम लोग हैं, तो हम लोगों में अलग अलग कार्यों को करने के लिए, जैसे मानव हो गया, मानव को अलग अलग कार्यों को करने के लिए, जैसे सांस लेने के लिए हम लोग को नाक है, और सुनने के लिए हम लोग के पास कान है, और देखने के लिए हम लोग के पास हमारी आइज़ हैं 2, और हम लोग को सूंघने के लिए, जो स्मेल को हम लोग सूंघते हैं, उसके लिए हम लोग के पास 2 नोज़ है। एंड टेस्ट के लिए हम लोग के पास एक टंग है। एंड अदर पार्ट्स हैं जो कि हमारे शरीर के कार्यों को संपादित करते हैं। एंड एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा ये एक कोशिकीय जीव का ये बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव का अमीबा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलिए इसे समझते हैं क्यों कहते हैं। तो क्योंकि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, इसलिए जीवों के शरीर को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की हो जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा पादप कोशिकाओं में। देखिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए पादप कोशिका है। पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है ना, जो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, वो कोशिका भित्ति होता है। अर्थात कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। वो भी कौन सी कोशिका? पता भी है कौन सी कोशिका? पादप कोशिका। पादप कोशिका कोशिका भित्ति कहाँ पाती है? तो पादप कोशिका। तो पादप कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली, और पादप कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति। ये याद कर लीजिएगा, ये मुख्य अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, एक मुख्य अंतर है ये।
तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सी कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्यों? तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस पावर हाउस कहा जाता है, जो एटीपी ऊर्जा को क्या करता है? संग्रहित, मतलब कि स्टोर करके रखता है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलिए इसे चलते हैं अब 5 जो है हम लोग का क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन की ओर दिया है कि कोशिकांग को आत्महत्या की थैली नहीं लाइसोसोम कोशिकांग को आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? हाँ, कोशिकाओं की कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सो दोस्तों यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर होगा कोशिकाओं के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। याद कर लीजिए, ये 1 नंबरिया में आता है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका आंसर होगा राइबोसोम में। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। अर्थात हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। तो चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, लवक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पादप कोशिका में। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जिस पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें मुख्यतः हर पौधों में क्या पाया जाता है? लवक। उसमें मुख्यतः हर पौधों में लवक पाया जाता है। ताकि क्या आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग का जो है 8 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, कोशिका के किन्हीं 2 अंगकों के नाम लिखे जिनमें डीएनए पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक को हम लोग इंग्लिश में प्लास्टिड भी कहते हैं। प्लास्टिड। आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा, थोड़ा सा हिंट मिल जाए समझ जाइए। एंड एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। अर्थात सॉरी दोस्तों, आत्महत्या की थैली नहीं, हम लोग पावर बैंक इसे कहते हैं सेल का। तो चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने शुरू में बता दिया कि जिस अंग में भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होगा वही ना बनेगा भोजन, जो कि एटीपी के रूप में, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में भोजन क्या होता है? जमा रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और 10 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति कड़ी, पारगम्य और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य एवं सजीव होती है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कोशिका भित्ति को पहले निपटा देते हैं हम लोग। तो कोशिका भित्ति कौन सी भित्ति भाइयों, दोस्तों, बहन, भाई, दोस्त, जो भी हो आप, कोशिका भित्ति। तो चलिए पहले कोशिका भित्ति को निपटा दें। तो कोशिका भित्ति मुख्यतः पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप में पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। जो किसकी बनी होती है भाई? तो अपनी सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कड़क यानी कि जटिल होती है, कड़क या जटिल होती है। आई होप कि आपको कोशिका भित्ति के बारे में कुछ रफली नॉलेज हो गया होगा। तो चलिए आप लोग इसको अपने बुक में कम से कम रोज़ 1 हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार देख लेंगे तो ये आपके मन में बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है और यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनती है। ये लिपिड तथा प्रोटीन की बनती है। ये लिपिड तथा प्रोटीन की बनती है। ये मुख्यतः जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक प्रगम में झिल्ली क्यों कहते हैं? इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, जिसके कारण हम लोग कोशिका झिल्ली को चयनात्मक प्रगम्य झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कोशिका झिल्ली को, या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कोशिका झिल्ली को।
तो आई होप आपको समझ में आएगा तो कि क्यों इसको चयनात्मक परगम झिल्ली कहते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली मान लीजिए यहाँ पर अमीबा एंड यहाँ पर इसका जो झिल्ली है वो कुछ जूने गूथे पदार्थों को ही उसके अंदर जाने देगा, जो कि जिन सभी का संपर्क किससे होगा, अमीबा से होगा। अमीबा कहेगा कि भाई छोड़ दे, तो वो अंदर क्या करेगा, एंट्री कर देगा। मान लीजिए कि अमीबा या एक कोशिकीय जीव जिसको अपना जिन जिन पदार्थों को अपना सर्टिफिकेट दिए कि भाई तू अंदर आ सकता है, तो वो लोग क्या करेंगे, अंदर आ सकते हैं, जिसे हम चयनात्मक परगम झिल्ली कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते 12th नंबर क्वेश्चन की। 12th नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो नहीं, कभी नहीं पाया जा सकता पादप कोशिका में सेंट्रोसोम, क्योंकि पादप कोशिका अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्वयं भोजन को क्या करता है, प्रिपेयर कर देता है एंड या फिर कुक कर देता है, जो भी कह सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग अब चल रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका में, ओबियसली। मान लीजिए यहाँ पर एक कोशिका है एंड यहाँ पर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स मतलब केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, एंड यहाँ पर हम लोग का हो गया सेंट्रोसोम, एंड यहाँ पर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो कि, तो बोल रहा है गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। और अगर पूछेगा गोल्जी उपकरण कोशिका में कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे किसमें? कोशिका द्रव्य में। ये बायोलॉजी है, क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद दीजिए। कोशिका पूछेगा कि गोल्जी उपकरण कोशिका में कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य? तो इसका आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संचय का कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट किसका कार्य करता है? तो खाद्य संचय का। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट को भी कुछ हद तक पावर हाउस नहीं, उसको पावर हाउस नहीं, उसको पावर बैंक बोल सकते हैं हम लोग। पावर बैंक हम लोग बोल सकते हैं। और एक पावर हाउस मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे क्या हो, पावर्स हों किसी भी वस्तु को प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर होता है पावर बैंक। पावर बैंक मतलब होता है कि वो किसी एक खास वस्तु के लिए हुई हो, ओनली खास वस्तु के लिए। जैसे कि आपके पास पावर बैंक है तो आप अपना पावर बैंक किसी को यूज़ करने देते हैं लाइन कटने के बाद? नहीं ना। तो वही है यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा 2। पहला ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे ER को हिंदी में हम लोग कहते हैं, ER को हम लोग हिंदी में कहते हैं ER को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रद्रव्यी जालिका। क्या कहते हैं हम लोग? प्रद्रव्यी जालिका। ये 2 प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में हम लोग कहते हैं कि चिकना अंतःप्रद्रव्यी जालिका, जिस पर वसा होता है और वसा के कारण वो चिकना होता है। और इस पर होता है RN, दूसरा जो उसका टाइप होता है उस पर क्या होता है, हम लोग का राइबोसोम होता है, जो कि उसको खुरदरा बनाता है। अतः हम लोग उसको कहते हैं क्या? खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का क्या कि कौन सी कोशिका संरचना जीन वाहक होती है? तो इसका आंसर DNA।
इसको याद कर लीजिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन है, खास इसमें समझाने वाला कोई है नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई देते हैं? इसका आंसर कोशिका विभाजन के समय। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये कोशिका है, कोशिका में ये क्रोमैटिन धागे हैं, तो क्रोमैटिन धागे तो ऐसे नहीं दिखाई देंगे, क्रोमैटिन धागे तो ऐसे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें तो क्या भरा होता है, इसमें कोशिका का द्रव्य भरा होता है, जो कि कोशिका द्रव्य ट्रांसलूसेंट तो नहीं कह सकते, कोशिका द्रव्य एक ये होती है, कोशिका, इसको क्या तो बोलते हैं, अर्धपारदर्शी। ये अर्धपारदर्शी है, जिसके कारण पूर्णतः नहीं दिखाई देता है। और जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन किस किन क्रिया द्वारा होता है, तो विखंडन या मुकुलन। जब विखंडन होता है तो वहाँ से पार्ट टूटते हैं, तो वहाँ से कुछ कोशिका द्रव्य बाहर निकल जाती है, जिसके कारण वो दिखाई देने लगता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, जीन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, अर्थात डीएनए का इकाई ही है जीन। मतलब कि डीएनए का ऐसा ही मात्रक हम लोग जीन कह सकते हैं। मतलब ऐसे आप लोग किसी को कहिएगा नहीं, मैं आपको मतलब याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या कहते हैं? जीन, या फिर इकाई, या फिर इसका एसआई। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो इसका आंसर होगा एलिकल, मैट्रिक, क्रोमैटिड्स, क्रोमोनीमेटा तथा सेंट्रोमियर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, सो आप लोग डायग्राम को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इसका नाम अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम बहुत ही उच्चपटांग सा है, जो कि आप पहले सुने भी नहीं होंगे। देखिए, एलिकल, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो कुछ लोग सुने होंगे, और क्रोमैटिड्स, क्रोमोनीमेटा तथा सेंट्रोमियर, ये सब बहुत ही उट्टांग से नाम है बायोलॉजी के। एंड चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर को केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक के अंदर ही ना केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि केंद्रक द्रव्य के अंदर ही केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं केंद्रक द्रव्य कहते किसे हैं। मान लीजिए ये कोशिका है, एंड ये केंद्रक, एंड यहाँ पर इसके बीच में एक होती है क्या क्या क्या, कमेंट बॉक्स में दीजिए, केंद्रिका। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच जो द्रव्य पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका द्रव्य। चलिए तो इसको फिर समझाते हैं हम। कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली के बीच पाया जाने वाला ये जो हरा हरा द्रव्य है, इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य। ओ सॉरी दोस्तों, कोशिका द्रव्य। एंड ये जो हम लोग का दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है कि केंद्रक मतलब वैक्यूल्स, एंड केंद्रक एंड केंद्रिका के बीच जो द्रव्य पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य आप लोग याद कर लीजिएगा, केंद्रक द्रव्य। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक। तो जान लेते हैं पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विकसित न हो, एंड उसमें उसके हर कार्य एक ही अंग से पूर्ण हो, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, मतलब कि इसमें
कुछ गुणों का या फिर कुछ अंगों का अभाव होता है, जो कि हम लोग बहुकोशिकीय में पाए जाते हैं, जो कि हम लोग यूकैरियोटिक हैं। मानो किस मतलब पूछेगा कि मानो किस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पूछेगा कि मानो किस संघ का वर्ग है, मतलब कि किस संघ का जंतु है, तो आप बोलेंगे कौन सा, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कभी नहीं कहिएगा। प्रोकैरियोटिक में बहुत ही सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ऐसे सब जो हैं एक कोशिकीय जीव जो अति सूक्ष्म हैं, वो सब आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा विसरण। आप लोग विसरण के बारे में अपने क्लास 9 के लेसन 1 या फिर 2 में आप लोग पढ़ेंगे। उसमें विसरण उसमें विसरण की परिभाषा अलग है और इसमें विसरण की परिभाषा अलग है। तो विसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा उच्च सांद्रता वाले द्रव्य से निम्न सांद्रता वाले द्रव्य की ओर होने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। अर्थात मान लीजिए कि यहाँ पर एक जेली है जिसका सांद्रता बहुत बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पर एक वाटर रखा है, सिंपल वाटर। तो इन दोनों को जब हम लोग मिला देंगे या फिर किसी भी कारण मिलेगा, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। विसरण एंड एक होता है प्रासरण। तो विसरण में किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्रासरण में किसकी आवश्यकता होती है, झिल्ली जो बताया था, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, वो वाला झिल्ली चाहिए होती है, जो अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य वाली झिल्ली होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा स्टोमाटा द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है। तो स्टोमाटा पौधे के ये जो पत्ते होते हैं, पत्ते में होते हैं, ये पत्ते में ही मुख्यतः होते हैं, और यहीं से पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करती है किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 चीज़ मुख्य आवश्यक हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। तो पहला हम लोग का CO2 आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है H2O यानी जल, एंड तीसरा है सनलाइट मतलब कि सूर्य की प्रकाश, एंड हम लोग का फोर्थ है जो वो है क्या, हम लोग का ताकि पादप के प्रकाश संश्लेषण है वो है क्लोरोफिल। ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर की, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता था। इसका आंसर होगा प्रासरण। प्रासरण उसे कहते हैं विसरण की क्रिया में उपयोग किसी खास प्रकार की झिल्ली के कारण होने वाले विसरण को हम लोग प्रासरण कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, जीवों का शरीर किससे बना होता है, तो इसका आंसर होगा कोशिकाओं से। जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। वैसे तो बना बहुत चीज़ होता है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में कोशिकाओं के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर कोशिका से ही संबंधित देंगे हम लोग इसका उत्तर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है, इसका आंसर होगा कोशिका विभाजन द्वारा। कोशिका विभाजन एक ये होता है कोशिका विभाजन, एंड दूसरा होता है विखंडन। कुछ कोशिकाओं में जैसे हाइड्रा में होता है विखंडन या मुकुलन द्वारा। तो हम लोग को 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक ऐसे कोशिका उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती रहती है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा को तो कौन नहीं जानता, शुरू से मैं तो अमीबा के बारे में 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहा था। अमीबा इसका नाम ही याद हो गया अमीबा।
अमीबा, जो कि अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। तो इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला स्लाइड से एक और स्लाइड बचेगा। चलिए हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर जीव के शरीर के आकार पर। इसका आंसर क्या होगा? जीव के शरीर के आकार पर। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? इसका आंसर होगा मैक्स सुल्ज। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था? तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा भाई दोस्त, फ्रेंड, मित्र, शाखा, यार? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मैक्स सुल्ज। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? इसका आंसर होगा विर्चो ने। किसने? विर्चो ने। ये सब नाम बहुत ही उटपटांग सा है, इसको रट कर याद करना पड़ेगा, तो इसको रट लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 31 नंबर क्वेश्चन की। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने ऊपर बताया था कि मान लीजिए कोशिका है एंड ये उसका केंद्रक है एंड ये केंद्रिका। तो इसके बीच जो द्रव्य पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। याद कीजिए, इसके और इसके बीच जो द्रव्य पाया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और फिर इसके बीच जो द्रव्य पाया जाएगा उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य के बाद इसके बीच जो द्रव्य पाया जाएगा उसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक और केंद्रिका के बीच पाए जाने वाला द्रव्य क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 32 नंबर क्वेश्चन की, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? इसका आंसर होगा सेल्यूलोज के कारण। अर्थात सेल्यूलोज केवल किस कोशिका में पाया जाता है? मैं बता चुका हूँ ऊपर, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो सेल्यूलोज केवल किन कोशिकाओं में पाई जाती हैं? तो चलिए आप 33 नंबर कोशिकाओं की संख्या 33 नंबर क्वेश्चन के चलते 33 क्वेश्चन दिया हम लोग का, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है जिसमें कि हर एक कार्य को संपादित करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं? अंगक होते हैं। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते। 34 नंबर प्रश्न दिया हम लोग का, अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर 2, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका को हम लोग RER कहते हैं एंड चिकनी को SER। RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और SER का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि चिकनी अंतःप्रद्रवी क्या? जालिका। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा पोलिसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का दूसरा नाम क्या है? पोलिसोम। 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 आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास ये इस वीडियो को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 36 नंबर प्रश्न है कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 37 नंबर क्वेश्चन दिया, कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। कोशिका की राजधानियों को
चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका किन छिद्रों द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रक छिद्र। क्या होगा? केंद्रक छिद्र। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोशिका है एंड यहाँ पर हम लोग का केंद्रक एंड ये हम लोग की केंद्रिका। तो बोल रहा है कि इसके बीच क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य एंड इसके बीच क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य के बीच गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा है? इसका आंसर होगा किन छिद्रों द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रक छिद्र। यहाँ ये केंद्रक है, ये ग्रीन लाइन वाला केंद्रक है, इसमें छिद्र होता है, उसी छिद्र द्वारा होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस जो 39 नंबर प्रश्न है, क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा केंद्रक में, केंद्रक द्रव्य में। कहाँ पाई जाती है? केंद्रक द्रव्य में। एंड 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका आंसर होगा केंद्रिका में। इसका आंसर कहाँ होगा? केंद्रिका में। ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एंड हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 41 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित होते हैं? इसके आंसर होगा सेंट्रोमियर। किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित होते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या? सेंट्रोमियर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 42 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा टेलोमियर। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। क्रोमोसोम ऐसे ही होता है। तो इसके यहाँ पर जो शीर्ष भाग होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो टेलोमियर। टेलोमियर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। 43 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 46 या 23 जोड़ा। 46 या 23 जोड़ा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट स्लाइड की ओर, जो कि हम लोग का 44 नंबर से स्टार्ट होता है। तो हम लोग को 44 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? उसका आंसर होगा इसके कार्यों के अनुरूप। कोशिका के आकार अनुरूप किसका? कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो इसका आंसर होगा उसके कार्यों के अनुरूप। जैसे कि बंदर का जो भी कार्य है वो लगभग मनुष्य के कार्यों से मिलता जुलता है। तो खैर इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मोर और मानव। मोर अपना भोजन किस तरह ग्रहण करती है? अपने जो उसका चोंच होता है, चोंच उससे द्वारा। तो चोंच उसका क्या हुआ? भोजन ग्रहण के लिए एक निश्चित स्थान हुआ, जो कि भोजन ग्रहण करता है सिर्फ, और उसको चबाता है। जबकि उसको अंदर जो उसके ट्रैकिया नहीं कह सकते यार, उसका जो आहार नाल है, आहार नाल से होते हुए फिर वो जाएगा अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में जाएगा, जो वहाँ पर अप्रोक्स 4 घंटे तक रहेगा और फिर निकल जाएगा बाहर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन के। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। ओबियसली भाई माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में ही पाया जाएगा। एंड 46 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या होगा इसका आंसर? ल्यूकोप्लास्ट। एंड चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं के समूह क्या कहते हैं? तो इसका आंसर कुंडिकाओं या सिस्टर्नी। क्या होगा? कुंडिकाओं या सिस्टर्नी। तो चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल गुहा क्या कहलाता है? स्ट्रोमा।
क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। आई होप कि आप सब इसको याद कर लिए होंगे। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण नहीं होता। तो मैं क्या बोला? वायरस एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव में क्या नहीं होता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए 50 नंबर जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी लाभ उठा सके आप जैसे। तो चलिए 50 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।